बिहार की सड़कों पर तेजस्वी यादव अपनी पत्नी, बहन और एक दल के साथ ठुमके लगाते हुए राष्ट्रीय जनता दल और अपने लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। गाने के बोल कुछ इस प्रकार हैं कि हमें लालटेन छाप पे मुहर लगा करके तेजस्वी बाबू, तेजस्वी भैया को जीत दिलाइए। एक तरफ जहां बिहार की जनता, विशेष रूप से बिहार की औरतें, बिहार की स्त्रियां और पूरा भारतवर्ष पीड़ा में है, उद्वेलित है, क्योंकि मिथिला की भूमि जहां पे स्वयं जगत जननी माता ने अवतार लिया हो मनुष्य रूप में, उस धरती से इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री की दिवंगत माता के लिए अपशब्द बोला गया। पूरा बिहार इस बात के लिए माफी मांग रहा है मोदी जी से, लेकिन तेजस्वी यादव को इन सारी बातों से कोई परवाह ना होते हुए वे सड़कों पर ठुमके लगा करके अपनी राजनीति को और ज्यादा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आज दूसरी तरफ अमित शाह ने एक बहुत बड़ी बैठक की दिल्ली में, जहां पर जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी, और जो दो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में भाजपा के, सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी, उनके साथ एक बहुत अहम बैठक को आज संबोधित किया है अमित शाह ने। और विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि जो सीटों के बंटवारे की बात है एनडीए गठबंधन में, वो लगभग लगभग तय हो गई है। कमजोर सीटों पे जो अभी निर्वाचित विधायक हैं, उनके साथ दूसरे दलों के, एनडीए के घटक दलों की अदला बदली की बात पर भी जो ये बात है वो फाइनल होती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल भाजपा की अगुवाई में तो पूरी तरह से तैयार और मुस्तैद नजर आ रहा है। सीट के बंटवारे की भी बात चल रही है, लेकिन जो इंडी गठबंधन है वो एक वोटर मताधिकार यात्रा निकालने के बाद बिहार की जनता के लिए तेजस्वी यादव के ठुमके के रूप में ही कुछ नया लेकर के आ पाए। एक और बहुत दिलचस्प बात आज ये हुई कि तेजस्वी यादव ने अपने मौन को तोड़ते हुए उन्होंने आज माता जी का जो अपमान हुआ है मोदी जी के, उस पे अपने बयान को जनता के सामने सुनाया या लेकर के आए। आज उनकी लाडली बहन रोहिणी आचार्य ने भी इस बात पर अपनी टिप्पणी व्यक्त की। पहले रोहिणी आचार्य की बातों को सुन लेते हैं। रोहिणी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को पहले अपने गिरेबान में झांक करके देख लेना चाहिए। पहले उनको अपने बयानों को याद कर लेना चाहिए कि उन्होंने दूसरों के माओ को लेकर के क्या बयान दिया, और फिर वो जनता से रोते हुए अपील करें कि मेरी मां को गाली दी गई। रोहिणी आचार्य के बयान में कहीं भी कोई दुख, कोई पीड़ा या कोई उद्वेलित होने की भावना नजर नहीं आई। वो छीटाकशी करती हुई नजर आई कि उन्हें लोकसभा चुनाव के समय में क्या क्या अपशब्द कहे गए थे, तब तो भाजपा ने ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। खैर, राजनीति में टीका टिप्पणी चलती रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा, इतनी निचले स्तर तक पहुंच जाना कि जो शब्द उपयोग में लाए गए हैं उन पे बीप 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 चलाया जाने लगे, जिसके मंच से, मतलब कांग्रेस के मंच से और उनके सहयोगी दल मतलब राष्ट्रीय जनता दल, जो लोग बोल नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो अपशब्द था क्या, वो शब्द तक जबान पे नहीं ला रहे हैं। बाकी प्रधानमंत्री ने क्या कहा, सोफिया के लिए क्या कहा गया, ये सारे बयान बहुत स्पष्टता के साथ सब बोलते हैं कि इन सारे मामलों में कहा क्या गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की माता के लिए कहा क्या गया, वो शब्द अगर हम जबान पे नहीं ला रहे हैं और फिर बयानों की तुलना कर रहे हैं, तो ये इससे बड़ी हास्यास्पद चीज मेरी नजर में तो कुछ नहीं हो सकती है। हालांकि किसी के भी व्यक्तिगत चरित्र, व्यक्तिगत जीवन पर टीका टिप्पणी करना, ये बीएनएस की धारा 294 और 296 के तहत दंडनीय अपराध भी है। विशेष रूप से अगर आप ये देश के किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग के खिलाफ करते हैं तब तो और ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि रोहिणी आचार्य, जो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव के बाद राहुल
माफ कीजिएगा, लालू यादव राबड़ी देवी कुनबे की सबसे ज्यादा आक्रामक नेता के रूप में नजर आ रही हैं, जो ये तक बयान देती हैं अपने जनता को, प्रदेश की जनता को, कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो होगा सो होगा। मतलब तेजस्वी यादव अपने भ्राता के नाम पर भी वो खुल करके बोलने से बचती हैं, तो क्या कहीं न कहीं रोहिणी आचार्य के मन में भावी खुद को मुख्यमंत्री के रूप में देखने का विचार तो नहीं बन रहा है। तो जो खुल करके अपने भाई के समर्थन में नहीं दिख रही हैं, वो टीका टिप्पणी कर रही हैं। रोहिणी आचार्य जी से पूछना चाहिए कि उनकी पर्सनल कैपेसिटी क्या है एक नेता के रूप में, अगर वो लालू परिवार से जुड़ी हुई नहीं होती, अगर वो लालू यादव और राबड़ी देवी की सुपुत्री नहीं होती, तो उनकी पर्सनल कैपेसिटी एज अ लीडर इन लीडरशिप क्या है, ये भारत की जनता तो जानना ही चाहती है। बिहार की जनता, हम बिहार की जनता बिल्कुल जानना चाहते हैं। अब आते हैं तेजस्वी यादव के बयान पर। उन्होंने आज क्या कहा? उन्होंने कहा कि किसी की माता को गाली देना, अपशब्द कहना, ये बहुत बुरा है। राजनीति में इसकी बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। तेजस्वी यादव कम से कम इंडी गठबंधन के पहले ऐसे नेता हुए जिन्होंने रायता फैलाते हुए ही सही, मगर इस बात का खंडन किया, वो सामने आए। लेकिन उसके साथ उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना का नाम लिया और तुलना कर दी प्रज्वल रेवन्ना की माता जी के साथ। जो अपशब्द, दुर्व्यवहार वाली बात कही गई है मोदी जी के, उनके साथ। तो सबसे पहले तो तेजस्वी यादव, मुझे लगता है कि आपको सुबह सुबह बादाम भिगो करके खाना चाहिए और आपको ये स्मरण होना चाहिए कि प्रज्वल रेवन्ना ने जब ये बात कही थी, जब ये बात कही थी का मतलब है कि जब ये पूरा वाकया हुआ था प्रज्वल रेवन्ना का, जिसमें 400 से ज्यादा पीड़िताएं सामने आई। सामने तो खैर 400 नहीं ही आई है, 2 ही एफआईआर हुए हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है, ऐसे सूत्र बताते हैं और ऐसा पुलिस के पास है कि 400 से ज्यादा महिलाओं की अश्लील वीडियो रिकॉर्डिंग प्रज्वल रेवन्ना के पास रही है। वो ये पूरा वाकया 2019 से 22 या 23 के बीच में हुई है और उस समय कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन पूरे भारतवर्ष में लहालहोट होकर के जो है वो अपने लिए वोट मांग रहा था। तो ये जो बार बार आप आक्षेप लगाते हैं मोदी जी के लिए कि उन्होंने 2024 लोकसभा इलेक्शन में प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगा, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तो इस पूरी घटना का पटाक्षेप नहीं हुआ था और ये घटना जो घटी है वो कांग्रेस के, जेडीएस के साथ गठबंधन में रहते हुए घटी है, कांग्रेस की छत्रछाया में घटी है। तो सबसे पहले तो तेजस्वी यादव अपने जो डेटा है, फैक्ट्स और फिगर्स हैं, उनको करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अब की जनता लालटेन युग वाली जनता नहीं है जो सुबह सुबह वेट करते हैं कि कब अखबार आएगा और अखबार में आप लोगों ने जो छपवा दिया अपने फेवर में, जनता बिहार की वही पढ़ करके जान जाती है कि भैया आप लोग महापुरुष हैं, आप लोग अवतार हैं। तो आज का ज़माना ये नहीं है, ये इंफॉर्मेशन का ज़माना है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। यहाँ पे बहुतेरे लोग हैं ऐसे जो एक्टिवली बिल्कुल अवेयर है, और बिहार की जनता तो ऐसे भी पॉलिटिक्स में अवेयर रहती है। तो ये आप जो ठगने का विचार कर रहे हैं बिहार की जनता को, ये इनके इन प्रकार है ना, तो ये सबसे पहले तो इस विचारधारा को आप बदल दीजिए। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जो कल हुई, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग 20 लाख बिहार की स्त्रियों के साथ अपना एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उसमें उन्होंने जीविका दीदी सहकारी संघ बैंक लिमिटेड का उद्घाटन किया, और जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 105 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। जीविका दीदी बिल्कुल लखपति दीदी की तरह ही एक योजना है जो सिर्फ बिहार की उद्यमी महिलाओं के लिए है, उन महिलाओं के लिए है जो खुद के लिए कुछ करना चाहती हैं, खुद का अपना बिजनेस करना चाहती हैं या खुद का अपना काम करना चाहती हैं। ये जीविका दीदी ऐसा नहीं है कि आज बिहार चुनाव है तो इसको अनाउंस कर दिया गया। 2006 से वर्ल्ड बैंक की सहायता से, हालांकि ध्यान में रखिएगा ये भी इंडी गठबंधन के समय ही
ऐसी चीज़ों की तो आप कल्पना नहीं कर सकते थे। एनडीए के साथ जब भाजपा जदयू का गठबंधन बिहार में आ गया 2006, उस समय में वर्ल्ड बैंक की सहायता से जो स्वयं सहायता ग्रुप्स होते हैं बिहारी उद्यमी महिलाओं के लिए, वो किया गया था। आज उसको एक ऊपर का एक और नया पड़ाव देने का प्रयास किया गया है केंद्र सरकार की ओर से। अब वर्ल्ड बैंक और बिहार सरकार के अलावा एक सहभागी केंद्र सरकार भी होगा जो आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। आप बिहार की अगर महिला हैं, बिहार की का अगर आपका डोमिसाइल है, आप बिहारी हैं, तो 10,000 रुपए आपको सरकार देगी आपका बिजनेस शुरू करने के लिए। ये बिजनेस कुछ भी हो सकता है, सिलाई कढ़ाई बुनाई से लेकर के हस्तकला, मधुबनी पेंटिंग हमारे यहाँ की इतनी वर्ल्ड क्लास फेमस पेंटिंग है, तो आप इनसे रिलेटेड या कोई भी आप अपना काम करना चाहते हो और आप पूंजी के अभाव में नहीं कर पा रही हैं, तो बिहार की जनता, विशेष रूप से स्त्रियां, ये जान लें कि सरकार आपको 10,000 रुपए की मदद देगी। आपकी प्रारंभिक जो सुविधाएं आपको चाहिए वो परचेज करने के लिए। उसके बाद सरकार आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेगी और अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, अगर उसमें ग्रोथ कैपेसिटी दिख रही है, तो फिर आपको 15,000 से लेकर के 2 लाख तक का लोन सरकार देगी और ब्याज दर बहुत कम है, 12% है और इसका टर्न्योर 1 से 3 साल तक के लिए है। मतलब कि 1 से 3 साल तक के लिए आप इस जो लोन का अमाउंट है उसको आप चुका सकती हैं। तो ये हुई आज की बिहार की घटना मुख्य रूप से। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और कि राजगीर में जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है उसको वो अब बीसीए के अंतर्गत आ गया और हमारे ईशान और हमारे धोनी जी जैसे क्रिकेटर्स जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में बिहार का परचम लहराया है, अब ऐसे युवा खिलाड़ियों के लिए बिहार एक और सशक्त पहल लेकर के आया है और इसके पूरी जो फायदे हैं वो जो खिलाड़ी हैं वो समझ रहे हैं। खेल मंत्रालय बिहार का जो है, जो हालांकि अभी 2-2.5 साल पहले ही बना है, वो भी पूरी तरह से मुस्तैद है बिहार को खेल में भी आगे ले जाने के लिए। तो अभी 2.5 से 3 महीने हैं बिहार के चुनाव में, लगभग देखते हैं, पहले भी हो सकता है, वेट करते हैं कि अनाउंसमेंट कब होती है, चुनाव आयोग कब डेट अनाउंस करता है और आचार संहिता कब लगती है। लेकिन उससे पहले बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स, मेरी पूरी कोशिश है कि तमाम व्यस्तताओं के बीच में, तमाम मुद्दों के बीच में बिहार को रोज कम से कम बिहार चुनाव तक तो बिल्कुल इस पे बात की जाए। फिर मिलते हैं कल आपकी बात स्वाति के साथ में और तब तक के लिए नमस्कार।